बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इंग्लिश एस्से लेक्चर सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम सीखेंगे कि आपने एस्से राइटिंग के अंदर एस्से का कंक्लूजन कैसे लिखना होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट के अंदर या आई बटन से या डिस्क्रिप्शन से आप जाकर या मेरे चैनल के ऊपर विजिट करके आप वो पूरी लेक्चर सीरीज़ देख सकते हैं। उस एक लेक्चर सीरीज़ को देखकर आपको इंग्लिश एस्से के बारे में तमाम डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश एस्से का जो कंक्लूजन है वो कैसे लिखा जाता है। हम इस एस्से सीरीज के अंदर एक ही एस्से को डिस्कस कर रहे थे जिसकी हमने आउटलाइन बनाना सीखी, उसका थीसिस स्टेटमेंट बनाना सीखा, उससे इंट्रोडक्शन लिखना सीखा, फिर उसके ओपनिंग पैराग्राफ लिखना सीखे, फिर हमने यहाँ से एक आर्ग्यूमेंट लेकर उसका आर्ग्यूमेंट के ऊपर पूरा एक पैराग्राफ जनरेट करना सीखा। आज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हमने इसी आउटलाइन की मदद से अपना कंक्लूजन कैसे लिखना होता है। देखिए, कंक्लूजन इज एक्चुअली द रेप्लिका ऑफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ऑफ एस्से। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर हम ओपनिंग बता रहे होते हैं उस इशू के बारे में कि इस इशू के अंदर ये चीजें मौजूद हैं, ये उनके इफेक्ट्स हैं, ये उनके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। जबकि आप कंक्लूजन के अंदर अपनी टोन आपकी ये होती है कि इस एस्से के अंदर हमने डिस्कस किया था ये चीजें, उनके हमने देखे थे ये इफेक्ट, और उनके हमने कुछ सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए हैं, और एंड में फिर कॉल फॉर एक्शन हम दिया करते हैं। ठीक है, सो कंक्लूजन के अंदर आपने बेसिकली क्या लिखना होता है, आपने इसी आउटलाइन का सीक्वेंस लिखना होता है। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर सीखा था कि आपने आउटलाइन का जो सीक्वेंस है उसी को आपने पैराग्राफ के अंदर वर्डिंग्स की फॉर्म में या सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख देना होता है। कंक्लूजन के अंदर भी बिल्कुल आप एग्जैक्टली यही करते हैं। अब हम इस एस्से का कंक्लूजन लिखने से पहले डिस्कस कर लेते हैं एक दफा इस आउटलाइन को। इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था, देन हमने एक देखा था कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमने इकोनॉमी का देखा था कि इकोनॉमी जो है वो हमारी काफ़ी, यानी हिस्ट्री में भी हमारी इकोनॉमी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से ख़राब भी चली आ रही है। फिर हमने 3 मेजर इसके अंदर इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस किए थे, उनके अंदर फर्दर सब क्लासेस थी। टोटल हमने 9 इश्यूज डिस्कस किए थे, क्योंकि हमने 9 से 10 पैराग्राफ लिखने होते हैं मेन हेडिंग के अंदर। तो इकोनॉमिक इश्यूज की हेडिंग देने के बाद हमने 3 मेजर इसमें इश्यूज डिस्कस किए थे, ठीक है, जो मेजर इश्यूज थे इकोनॉमी के। उसके बाद हमने उसकी इम्पैक्ट्स डिस्कस किए कि लोगों के ऊपर उसके इम्पैक्ट्स क्या थे, और फिर हमने उसके कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे कि इनके सॉल्यूशन ये हो सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कंक्लूजन के अंदर हमने लिखा क्या है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इन कंक्लूजन, इससे एग्जामिनर को अंदाजा, एक तो लास्ट पैराग्राफ से अंदाजा हो जाएगा, और दूसरा इन कंक्लूजन लिखेंगे तो, या टू कंक्लूड कुछ भी आप लिख सकते हैं। इन कंक्लूजन लिखने के बाद उसको अंदाजा हो जाएगा कि अब आप कंक्लूजन लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने हेडिंग दिया, आपने याद रखना है एस्से के अंदर आप लिखते वक्त कोई हेडिंग नहीं देते। इन कंक्लूजन, द इकोनॉमिक चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान आर मल्टी फेसेटेड। ये शुरू में चूंकि आपने लाइंस लिखनी होती हैं, कनेक्टिंग लाइंस इनको कहते हैं, जो आपके मेन सीक्वेंस को फिर आप कनेक्ट करेंगे। स्पैनिंग मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। अब ये जो 3 हेडिंग्स है ना, ये हमने ऊपर अपनी मेन हेडिंग के अंदर डिस्कस की हुई थी कि मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, और कुछ एक्सटर्नल सेक्टर के चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। ठीक है, तो उसको उसने यहाँ पे लिखा है कि मल्टीफेसिटेड प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान को। मेजर उसने कहा कि ये 3 कैटेगरीज के अंदर है। अब अपने ना सीक्वेंस देखना है कैसे उसने फॉलो किया, थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब ये बात उसने कहां से की, अपनी ही आउटलाइन में से उसने बताया कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को हमने देखा तो हमारी इकोनॉमी शुरू से ही कुछ इसी किस्म की पॉलिसीज के ऊपर चलती हुई आ रही थी। तो उसने कहा कि थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कंटेम्प्रेरी इश्यूज, यानी 2 उसने काम किया, हमने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देखा और आजकल की जो 3 मेजर इश्यूज जो ऊपर उसने बताए हैं, आप यहाँ पे भी वो बता सकते हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज लाइक मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, structural deficiencies and socio-economic disparities. It becomes evident that addressing these challenges necessitates a holistic approach। यानी ये हमें बताता है कि हमें इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी यानी डायमेंशनल किस्म की अप्रोच चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब उसने कुछ आगे सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए। बाय इंप्लीमेंटेड टारगेटेड पॉलिसीज एम्ड एट फोस्टरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, reducing poverty and enhancing resilience in the face of global economic uncertainties, Pakistan can pave the way towards a more prosperous and equitable future। अब यहां पे उसने डिस्कस किया है कि जो आप इसके बजाय सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि
इन इश्यूज के दिस essay examined certain impacts of economic issues of Pakistan on people, ठीक है, या economic issues, economy, certain issues of economy are targeting the masses या targeting the poor people of Pakistan in many ways, ठीक है। आगे फिर आप 3-4 एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपने ऊपर डिस्कस की हुई है। फिर आपने लिखना है कि दिस essay, अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा हाई लेवल का पैराग्राफ जनरेट किया हुआ है, ठीक है। ये चैट जीपीटी से भी आप जनरेट करवा सकते हैं, क्योंकि हम इस ऐसे सीरीज के अंदर ये सीख रहे हैं कि हमने चैट जीपीटी को यूज करके कैसे बनवाना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बाय इम्प्लीमेंटेड टारगेटेड पॉलिसीज के बजाय इसको स्किप कर देना है, और आपने जो लिखना है यहाँ पे वो आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि जो इश्यूज हमने ऊपर डिस्कस किए इनके फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस है ऑन पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड पॉवर्टी, ठीक है। उसके बाद डिटीरियोरेशन इन हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन एज वेल एज इंक्रीज्ड सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। फिर आगे एंड में आप लिखेंगे यहाँ से जो उसने यहाँ से आगे सॉल्यूशन प्रेजेंट किया है, आप लिखेंगे दिस essay प्रेजेंटेड सर्टेन recommendations टू रिजॉल्व दीज इश्यूज, ठीक है। उसके अंदर आपने लिखना है कि इंक्लूडिंग, अब आपकी क्या क्या सॉल्यूशंस हैं वो ये हैं, फिस्कल रिफॉर्म्स टू एड्रेस डेफिसिट्स, इसको थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करें, एग्जैक्टली यही वाली उठा के लिखेंगे तो ये रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हो जाएगा जो कि एग्जामिनर को पसंद नहीं आता। सो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, फिस्कल मैनेजमेंट, ठीक है, टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट्स, इस तरह का आप लिख सकते हैं, ठीक है। इन बाय हैविंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन एंड सोशल सेफ्टी नेट्स, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। कैन, और आगे आप चल के बता सकते हैं कि इनका फिर असर क्या होता है। ये मैं इसलिए आपको एग्जैक्ट लाइंस नहीं बता रहा कि आपके ज़हन में फिर वो एग्जैक्ट लाइन बैठ जाएगी, उसके बजाय आपने फिर अपना जो आप ऐसे लिख रहे होंगे उसके मुताबिक आगे लेके चलना है, ठीक है। तो जब भी रिकमेंडेशंस देने लगे तो आप ये लिख सकते हैं कि दिस essay प्रेजेंटेड सर्टेन रिकमेंडेशंस टू रिजॉल्व दीज अबव इश्यूज, ठीक है, क्योंकि आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो आपकी टोन ये होगी कि दिस essay also presented certain recommendations to resolve these issues including, और आगे आप लिखेंगे ये और ये, ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है कि विच कैन, और उसके बाद आप लिखेंगे कि उसका इम्पैक्ट ये होगा, यानी उसका ये फायदा होगा, बेनिफिट इन मैनी वेज, इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। और एंड में फिर आपने लिखनी होती है कॉल फॉर एक्शन, ठीक है, कि इसकी वजह से क्या होगा कि पाकिस्तान की डेवलपमेंटल जो ट्रेजेक्ट्री है वो बेहतरीन हो जाएगी, इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी, तो लोगों को होप जो है वो कंट्री के अंदर यूनिटी आएगी, डिसिप्लिन आएगा, ठीक है, डेवलपमेंट होगी, ये सारी आपने बतानी है। आखिरी जो 2-3 लाइंस होती है ना, वो कॉल फॉर एक्शन ये होता है कि हमारे एस्से में ये सारे इश्यूज अगर रिजॉल्व हो जाए तो उसका ये फायदा होगा, ठीक है। तो एंड में आपने ये डिस्कस करना होता है। अब आपको कंक्लूजन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैंने पूरा विद एग्जांपल बता दिया है, जनरल वर्डिंग के अंदर भी बता दिया, और आपके सामने एक रिटन पैराग्राफ भी दे दिए। आप इस पैराग्राफ को ना भी देखें तो एक दफा समरी सुन लीजिए कि इन कंक्लूजन, और थोड़ी सी कनेक्टिंग लाइंस लगा के आपने अपने एसे के सीक्वेंस को शुरू कर देना है कि थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी जो हमारी पहली हेडिंग थी कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था। आगे आपने लिखा कि एंड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कंटेम्प्रेरी इश्यूज लाइक, जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज थी, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज थे, और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थी। यानी इनको एग्जामिन करने के बाद ये हमें पता चल गया कि हमें होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। उसके बाद आपने आगे लिखने हैं उसके इम्पैक्ट्स, ठीक है। दिस essay presented या overviewed some यानी harsh impacts of these economic policies या these economic imbalances या जो भी economic mess, जो भी आप वर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और फिर आगे आपने बताना है कि इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज पॉवर्टी, ठीक है, डिटीरियोरेशन इन हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन, और सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, ठीक है। फिर आगे आपने लिखना है कि दिस essay also presented certain recommendations, और आगे फिर आपने वही लाइंस लिखकर इसको एंड कर देना। इस तरह अगर आप अप्रोच लेकर चलेंगे तो आपको ना सिर्फ ये कि कंक्लूजन और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपको इंट्रोडक्शन लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अभी जाएं और वो पूरी प्ले लिस्ट के अंदर से खाली वो वीडियोस देख लें, उनकी उसी तरह ही प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको कभी भी इंग्लिश ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक यहाँ पे बोनस चीज सुन लें कि आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है, स्लो एंड स्टीडी प्रैक्टिस, जितना मर्जी टाइम लगे, वरना आपको कोई फायदा नहीं है ये सुनने का, ठीक है। थैंक यू।